Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today we are going to take the concept of percentage. Okay, so let's start with it. Then it is like what is percentage? Percentage क्या है? Percentage कुछ नहीं है. First of all तो percentage का symbol होता है ये. ठीक है, percentage का symbol है. आप ऐसे लिखते हैं इसको. Percentage क्या है? जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को 100 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो वो आपका परसेंटेज कहलाता है. जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर था 1, ठीक है, 1 अपने आप में पूरा कंप्लीट नंबर है, तो 1 अपने आप में क्या है? 100%. ठीक है, अब मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 2 से, मतलब कि 1 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1 आधा हो गया, तो इसका मतलब मैंने 100% को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपका 100% का आधा आ जाएगा, मतलब 50%. तो यही इसका मीनिंग है ओवरऑल कि किसी भी नंबर को आपने जब पूरा लिया है तो 100% है. फिर अब आप उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उतने परसेंटेज से चेंज होता रहेगा. एक एग्जांपल की फॉर्म में और ले लीजिए कि समझ लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 जो अपने आप में 100% है. अब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 बचा. इसका मतलब मैंने 100% को भी 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 50% आ गया. तो 4 का 50% 2 हो जाएगा. अब चेक करो, अब किसी का भी परसेंटेज अगर निकालना होता है आपको तो क्या करते हैं आप कि जो भी नंबर है उससे जितना परसेंट उसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1035 2 टाइम्स 2, ये भी 2 आ गया. इसका मतलब हमारा सही. तो किसी भी क्वांटिटी को आप जब 100 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो परसेंटेज हो जाती है. जैसे कि अगर आपके पास एक ही सर्कल है तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. तो अगर मैं क्या हूँ कि तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%. अब ये कहता है कि सर्कल के एंगल को हाफ कर दिया मैंने, तो मतलब 360 डिग्री को आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो ये आपका आ गया 180 डिग्री. तो आपका 100 भी 2 से डिवाइड होगा 50%, तो मतलब कि 360 का 50% कितना हो जाएगा आपका? 500 36 इंटू 5 इज़ 180. ठीक है, आप समझ गए कंसेप्ट. तो किसी भी चीज़ को जब वो फुल है, जब वो कोई भी चीज़ फुल है, पूरी कंप्लीट है अपने आप में, तो 100% होगी. ठीक है, और जब उसको आप चेंज करते जाओगे तो वो कम होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फुल मून डे होता है, उस दिन मून पूरा होता है, तो आप कह सकते हो ऑन फुल मून डे मून इज़ 100%, मतलब पूरे कंप्लीट. फिर वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को कम करता जाता है, तो वो किसी किसी परसेंटेज से कम होता है. तो फिर किसी दिन कितना परसेंट दिखता है, फिर कितना परसेंट दिखता है, फिर कितना परसेंट दिखता है. तो वो ही है, जब कोई भी नंबर पूरा है तो वो पूरा 100% है, फिर उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज चेंज होते जाते हैं. ठीक है, तो अब एक इलस्ट्रेशन देखेंगे थोड़ा सा इसको समझने के लिए. अरुण सैलरी इंक्रीजेज बाय 20% देन डिक्रीजेज बाय 20%. व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन सैलरी? अब देखो, जब भी परसेंटेज किसी की फॉर्म रिस्पेक्ट में निकालनी होती है तो क्या करते हैं कि जो फाइनल आंसर है और जो इनिशियल आंसर है डिवाइड करते हैं इनिशियल से. मतलब कि इसमें इसी में करके बताते हैं अभी आपको. अरुण सैलरी, मुझे नहीं पता उनकी सैलरी कितनी थी, मैं समझ लिया उनकी सैलरी 100 थी, क्योंकि हम किसी भी जब कंप्लीट सैलरी है ना, अभी तो 100 कंप्लीट सैलरी है एक, तो उसको 100 मान सकते हो आप. आपको पता नहीं है कितनी है तो आपने उसको 100 मान लिया. अब वो 20% से इंक्रीज़ हो रही है तो आप क्या करोगे? इंटू 20 बाय 100 करोगे तो ये 20 आ गया. तो मतलब उसकी पहले थी सैलरी 100, अब 20% से इंक्रीज़ हो गई तो मतलब ये 20 इसमें ऐड हो गया, तो अब सैलरी हो गई 120. अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वो 120 फिर वो 20% से डिक्रीज़ हो रही है, तो अब इसका फिर से 20% निकालो आप, क्योंकि 20% से डिक्रीज़ हो रही है. तो आपका आ गया 24. अब ये कह रहा है कि 20% से वो डिक्रीज़ हुई, मतलब आपको 120 में से 24 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाता है 96. तो अब देखिए, मेरे को निकालना है नेट परसेंटेज चेंज. तो मैंने कहा था कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100. अब अगर नेट परसेंटेज आपको चेंज निकालना है तो आप सबसे पहली सैलरी के टर्म्स में तो कंपेयर करोगे. तो सबसे पहली सैलरी जो कि इनिशियल थी वो थी 100, फाइनल सैलरी डिडक्शन के बाद आ गई 96. ठीक है, और इनिशियल तो आपको पता ही 100. तो इसका परसेंटेज चेंज आएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, क्योंकि इनिशियल के टर्म से बात कर रहे हैं, इंटू 100. जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना होता है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 96 माइनस 100
अपॉन 100, तो ये आपका आ रहा है -4। तो -4% का मतलब है कि 4% से सैलरी डिक्रीज हो गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलस्ट्रेशन लेते हैं हम कुछ, उन इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने से आपका कंसेप्ट और ज़्यादा ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 3 शॉपकीपर्स ए, बी एंड सी सेलिंग गुड्स ए। ठीक है, ए बी सी 3 शॉपकीपर है जो गुड्स को सेल करते हैं। ए सेल करता है 30% चीपर देन बी एंड 30% मोर देन सी। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज सीज गुड्स आर चीपर देन बी। अब देखो सी के गुड कितने चीपर हैं बी के कंपैरिजन में, ये बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब जिसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं बी के, तो नीचे बी आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। समझ लीजिए बी का मुझे नहीं पता, किसी की सैलरी नहीं पता, तो बी की सैलरी फुल मानता हूँ। बी की सैलरी फुल है तो मतलब वो 100 हो गई। अब ये कह रहा है कि ए सेल्स 30% चीपर देन बी, तो बी से 30% चीपर है, तो इसका मतलब बी इंटू 30/100 करना पड़ेगा पहले तो मुझे। तो ये आज आपका आएगा 100 इंटू 30/100 और 30 बच गया। तो बी से 30% चीपर है, तो बी का 30% 30 आ रहा है, तो ये होगा ए हो जाएगा आपका। इसका मतलब बी था 100, उसका 30% कम, तो 30% कम आ गया, मतलब 30 माइनस हो जाएगा 70 आ गया। तो ए मेरा 70 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे को कहता है कि जो ए है वो सी से वो बेच रहा है, ज़्यादा बेच रहा है 30%। मुझे सी नहीं पता अब क्या है, तो मैं सी को मान लेता हूँ एक्स। अब ये मुझे कह रहा था कि ये सी से 30% ज़्यादा बेच रहा है, तो सी का 30% निकालो आप। एक्स है सी इंटू 30/100 आ गया आपका। अब अगर सी एक्स था तो इससे 30% ज़्यादा है वो, क्योंकि ये 30% महंगा बेच रहा है, तो एक्स इंटू 30/100 ये 70 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना सी है उससे 30% ज़्यादा। तो सी में आप 30% जब ऐड करोगे सी का तो 70 आ जाएगा, मतलब ए का आ जाएगा, है ना, इजंट इट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 0 से 0 गया, आपका ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 70। ठीक है, क्योंकि ये 10 यहाँ जाएगा एलसीएम लोगे तो, और x आ जाएगा आपका 70/13, इजंट इट। यहाँ पे कैसे होगा कि ये 10 इधर ट्रांसफ़र होगा, आप एलसीएम लोगे तो, और ये 10 + 3 13 हो जाएगा डिवाइड बाय 70। तो 70 डिवाइडेड बाय 13 आपका कितना आता है, ये आता है आपका 53.7। अब ये क्या है, अब ये सी आ गया, मतलब ये आ गया सी मेरे पास, एक्स किसका है, सी का। अब ये मुझे कह रहा था कि देन बाय व्हाट परसेंटेज सीज गुड्स आर चीपर देन बी। अब किसके जिसके भी कंपैरिजन में होता है वो नीचे आता है, तो सी की वैल्यू कितनी है 100, और 100 माइनस 53.7 जो कि सी है। ठीक है, क्योंकि बी के कंपैरिजन में सी कितना चीप है देखना है, तो बी नीचे आएगा जिसके कंपैरिजन में लेते हैं, और इंटू 100 कर दो अब आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 से 100 तो आपका गया, 100 में से 53.7 माइनस कर दो, आपके पास आता है 46.3%। तो इसका आपका आंसर आ गया ये बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC whose length is increased by 20% and breadth is decreased by 10%. What is the percentage change in area? अब देखो लेंथ L होती है, ब्रेथ B होती है। ठीक है, अब मेरे को ये पता नहीं है दोनों, और एरिया आपका होता है L इंटू बी। ठीक, अब मुझे एक पता है कि जो ये L स्टार्टिंग में है ये 100% है L अपने आप में, और ये भी अपने आप में 100% है। अब ये कह रहा है कि लेंथ तो इंक्रीज हो गई आपकी 20% से, तो इसका 20% करोगे आप, तो इसमें इसका मतलब इसमें 120 ऐड हो जाएगा, तो मतलब 20 ऐड हो जाएगा तो 120 बन जाएगा। और ब्रेथ जो है डिक्रीज हो गई कितने से, 10% से। ब्रेथ डिक्रीज हो रही है आपकी 10% से, तो ये जो भी इसका 10% आएगा, जो कि आपका आएगा 10, तो अब 100 में से उस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 90 आ गया। तो अब ये बन गया ये। ठीक है, तो जो आपकी ये आपकी जो नई लेंथ बन गई वो हो गई 120, और नई ब्रेथ बन गई आपकी 90। ठीक है, अब ये कह रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया, मतलब फाइनल
माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना है आपको। तो आपके पास फाइनल आता है कितना एरिया, 120 इंटू 90 माइनस ये आपका 100 इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू 100, क्योंकि एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी इंटू 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा ये 120 इंटू 90 माइनस ये आपका 100 इंटू 100 अपॉन में 100। तो ये अब इसमें 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 100 कॉमन आ जाएगा 12 इंटू 9 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन 100। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका 12 इंटू 9 कितना आता है, 18 और 1 108। तो आपका 108 माइनस 100 तो आपका आ जाएगा 8%। तो 8% चेंज आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ड्रॉट, इन्फ्लेशन और ड्रॉट की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ड्रॉट द प्राइस ऑफ शुगर केन इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। अ मिल ओनर is able to procure 20 kg less sugar cane for rupees 4,000, ठीक 400। What is the price before inflation of sugar cane? इन्फ्लेशन की वजह से ना शुगर केन का प्राइस बढ़ गया 25%। जो मिल ओनर जो है पहले खरीद पाता था कुछ अमाउंट ऑफ शुगर केन 400 रुपये में, अब उससे 20% कम खरीद पाता है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कितना था पहले कितना नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि पहले x kg खरीदता था, वो x kg खरीदता था पहले रुपीज़ आपके 400 में, ठीक है। तो 1 kg कितने में खरीदेगा, यूनिटरी मेथड है। अगर x kg 400 में खरीदा है तो 1 kg खरीदेगा 400 बाय x में, इजंट इट। अब जो नया अब मतलब पहले x खरीदा था तो अब जो है वो 400, पहले वो जब प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं था तो वो x kg खरीदा था 400 में और 1 kg कितने में खरीदेगा 400 बाई x में, ठीक है। अब वो 20 kg लेस खरीद रहा है, मतलब अब वो x माइनस 20 खरीद रहा है आपका कितने में, 400 में, ठीक है, इजंट इट। समझ रहे हैं आप इसको। तो आपका 1 kg का प्राइस पहले था 400 बाय x, तो अब वो जो प्राइस है वो आपका 25% इंक्रीज हो गया। तो आप वो नया प्राइस निकालो पहले कितना आएगा, 25% इंक्रीज हो रहा है। तो मैं करूँगा 400 बाय x इंटू 25 बाय 100। तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल, तो आपका हो गया 100 बाय x। तो नया प्राइस मेरे पास है 400 बाय x प्लस 100 बाय x, ये हो जाएगा 500 बाय x, ठीक है। पर अभी भी जो वो प्राइस 400 है, अब 400 रुपये कैसे, अब ये कैसे हो जाएंगे, मतलब न्यू प्राइस था मेरे पास 400 बाय x, ठीक है। न्यू प्राइस 400 बाय x आ गया और क्वांटिटी कितनी है x माइनस 20, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, कि आप देखो कि पहले x kg 400 में आया तो 1 kg कितने में आएगा 400 बाय x में। तो पहले इनिशियल प्राइस था 400 बाय x आपका, ठीक है। उससे 25% इंक्रीज हो गया, 25% पर kg 25% इंक्रीज होने का मतलब अब आएगा जो 100 बाय x आया है इसमें डिफरेंस मतलब 25%, उसको आप 400 बाय x में ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 500 बाय x। तो अब जो नया प्राइस है वो होगा पर kg 500 बाय x और क्वांटिटी कितनी है x माइनस 20। तो अगर 400 लाना है तो अगर आप जो ये प्राइस है पर kg इंटू आप टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्राइस पर kg और टोटल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस तो अभी भी 400 ही है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है।
ये आपका 0 से 0 यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये आपका आएगा 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 100। ठीक है, दिस मीन्स योर x इज इक्वल टू 100 kg, मतलब x की वैल्यू 100 kg थी यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि आपका पहले 100 kg आता था 400 रुपये का, ये हो गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइस बिफोर इन्फ्लेशन। तो प्राइस बिफोर इन्फ्लेशन आपके पास यही है कि अगर 100 kg आ रहा था 400 का, तो 1 kg कितने का आएगा आपके पास 400/100, यानी कि 4 रुपये पर kg, ₹4 पर kg का आएगा ये, मतलब। ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको लेके और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आसानी से सॉल्व होगा। अरुण सैलरी 20% लोअर देन भानु सैलरी। ठीक है, अरुण की जो सैलरी है वो भानु की सैलरी से कितनी लोअर है, 20%। ठीक है, विच इज 50% लोअर देन चिराग सैलरी। ठीक, तो मतलब हम जो अरुण की सैलरी वो 20% कम है भानु से, और भानु की सैलरी 50% कम है चिराग से। तो चिराग की सैलरी को मैं पूरा कंप्लीट लेता हूँ 100। अब इसका 15%, जब चिराग की सैलरी सी की सैलरी 100 है, अब इसका 15% अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर 15% निकालोगे तो बी की सैलरी आ जाएगी, मतलब भानु की आ जाएगी, क्योंकि भानु की 50% लेस है चिराग की से। तो भानु की आ जाएगी आपकी 100 माइनस 15, जो कि आपकी आ गई 1 मिनट। तो ये आपकी भानु की जो सैलरी है वो 85 आ जाती है। ठीक है, भानु की सैलरी है 85, गॉट इट। नाउ इट इज सेइंग दैट अरुण सैलरी 20% लोअर। तो भानु की जितनी सैलरी उससे 20%, तो भानु की सैलरी का 20% लो पहले। तो 0 से 0 यहाँ पर जाता है आपका, तो ये आपका अरुण की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो है ठीक है 20% लेस है क्योंकि ये, तो जो भी ये 85 है माइनस 85/5 आपका आ जाता है यहाँ पे। तो अरुण की सैलरी आपकी आ गई 68। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा कि हाउ मच परसेंट चिराग सैलरी इज मोर देन अरुण सैलरी। तो चिराग की सैलरी कितनी थी हमारी 100, और अरुण की कितनी 68। और क्योंकि चिराग की टर्म्स में पूछ रहा है तो चिराग का नीचे आएगा, इंटू 100 तो आता ही है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 100 माइनस 68 कर लो, आपका 32, तो 32% है, 32% लोअर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक फैन है जिसके 4 कंपोनेंट है, मोटर है, फैन है, बेरिंग और बॉडी है। ठीक है, इन सब के कॉस्ट के रेशियो दे रखे हैं 3:4:5:6 रिस्पेक्टिवली। इफ़ देयर कॉस्ट चेंजेस बाय 10%, -20% का मतलब डिक्रीज हो रही है, -30% का मतलब डिक्रीज, और 40% का मतलब इंक्रीज। तो मतलब कि मोटर की तो 10% बढ़ रही है, फैन की 20% डिक्रीज हो रही है, और इसकी 30% आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो अब मेरे को दिया है कि इनका जो रेशो है वो है 3:4:5:6। ठीक है, इनका रेशो, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 30:40:50:60 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास दिया है कि जो ये सबसे पहला वाला कंपोनेंट है इसकी 10% इंक्रीज हो रही है, तो इंटू 10% कर दो आप। तो ये कितना बन जाएगा, 30 का 10% करोगे तो 3, तो अब 30 में 3 ऐड करोगे 33 हो गया। अब इसकी 20% डिक्रीज हो रही है, अब 4 का 20% करोगे 8 आएगा, तो 40 में से 8 माइनस करोगे 32 आ जाएगा। अब इसमें 30% डिक्रीज हो रही है, तो 5 × 3 = 15, तो 50 में से 15 माइनस करो तो 35 आ गया मतलब, और इसकी 40% इंक्रीज हो रही है, तो 6 × 4 = 24।
तो 60 में 24 ऐड करोगे आप तो 84 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये कहता है देन द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना परसेंटेज चेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट इंटू 100। तो हमारी फाइनल कॉस्ट जो होगी, हम इन तीनों को, इन सबको ऐड कर दोगे अगर आप, तो आपकी फाइनल कॉस्ट आ जाएगी। इसको ऐड करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 184, और इसको ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 30 + 40 कितना हुआ, ये इनिशियल कॉस्ट है। 30 + 40 70, 70 + 50 120, 120 + 60 180। तो इनिशियल कॉस्ट थी 180, तो फाइनल कॉस्ट है 184, इनिशियल कॉस्ट है 180 डिवाइडेड बाय इनिशियल जो कि है 180 इंटू आपका 100। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज गॉन। सो दिस इज योर 40/18, ओके। दिस इज योर 20 और ये आपका 9 आ गया यहाँ पे कट कर। तो ये आपका आप देख निकालोगे तो आपका आएगा 20 डिवाइडेड बाई 9, 9 2s are 18 and then 2 0 and then 2 and it would keep on going till 2 to 2, so it is 2.22%. So it is your answer number B, ठीक है। So with this we are done with the concept of percentage. In the next video we'll discuss about the concept of your profit and loss, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका ये टॉपिक जो है, जो मिलता जुलता टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन सब से मिलाकर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। तो फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ और आएंगे, उसके बाद पीवाईक्यू होगा इसका, ठीक है। तब तक आप जीएस का भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करके अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। सीसेट का भी पीवाईक्यू करें। आप पीवाईक्यू जीएस का पूरा अगर कर लोगे ठीक से तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि बात करते हो, समझ लो एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं हम, उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिलेगा आपको, या अशोकन टाइम्स की जो पिलर्स हैं वो सब मिलेंगे, अशोकन एडिक्ट्स हो गए, या फिर आपका जो वो गुप्ता पीरियड की आर्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो गई। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी करंट डेवलपमेंट हुई है तो उसको भी ध्यान रखो, क्योंकि वो फिर उससे रिलेट करके आ जाएगा। जैसे अगर कोई जैनिज्म के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई किसी भी जैन उसकी, ठीक है, तो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ऐसी आप चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी जो है चिली के जो प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर जो चक्र बना है, अशोक चक्र, उसके बारे में प्रधानमंत्री से पूछा था, मोदी जी से। तो अब क्योंकि अशोक चक्र एंशिएंट पीरियड का टाइम का वो है, तो वो एंशिएंट इंडिया में से अशोकन आर्ट को उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरीके से आपको रिलेट करके पूछना है और पढ़ना है अपने आप से सवाल करो कि इसके रिलेशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है। उन थीम्स को देखो जो पहले आ रखी हैं, उनको नोट डाउन कर लो, उन थीम्स को पढ़ते रहो, और उन थीम से रिलेटेड अगर कुछ नहीं करना, आप ये लिखो बुद्धिज़्म द हिंदू, पीछे लिख दो बुद्धिज़्म न्यूज़ द हिंदू, जो उसमें लेटेस्ट न्यूज़ है उसको देख लो, उससे जॉट डाउन कर लो साइड में, बुद्धिज़्म को पढ़ने के बाद साइड में। फिर अपने अशोकन आर्ट आप लिख लो, फिर द हिंदू लिख दो पीछे। आपके पास जो भी आंसर आता है उसमें आप नोट्स में अपने ऐड करते रहो, उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप ऐसा कर जाओगे तो आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर हो जाएगा। So with this we would like to conclude here. All the best, keep working hard, you are definitely going to clear the paper. Thank you.